एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हार्टले ऑक्सीलेटर। हार्टले ऑक्सीलेटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हार्टले ऑक्सीलेटर है वो होता क्या है, उसको किसने इन्वेंट किया था, उसकी रेट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। जो हार्टले ऑक्सीलेटर है वो इन्वेंट किया था राल्फ हार्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे, और कब इन्वेंट किया था वो 1915 में। तो जो हार्टले ऑक्सीलेटर है, यानी कि जैसे कि हमने पीछे जो ऑक्सीलेटर के बारे में जो वीडियो बनाई गई थी वहाँ पे ऑक्सीलेटर का बेसिक पढ़ा था। जो ऑक्सीलेटर क्या होता है, वो क्या करता है, वो डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। और एसी भी कौन सी, यानी कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जो हमारे पास डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के जो एसी सिग्नल्स होते हैं उनको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ऑक्सीलेटर क्या है, हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। और वो जो एसी सिग्नल होंगे वो कैसे होते हैं, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो हार्टले ऑक्सीलेटर है उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्टले ऑक्सीलेटर से हम प्रोड्यूस करते हैं एक वेव, और यानी कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम एसी सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। और जो उन एसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के बीच में। और ये क्या है, उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि भी जो हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, रेडियो रिसीवर में। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी कि हार्टले ऑक्सीलेटर को राल्फ हार्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको 1915 में इन्वेंट किया था। जो हार्टले ऑक्सीलेटर है वो, यानी कि कोई भी जो एक ऑक्सीलेटर वो क्या करता है, डीसी सिग्नल को एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। और हार्टले ऑक्सीलेटर से हम किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के बीच में। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो इसलिए जो हार्टले ऑक्सीलेटर उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी बोला जाता है। और इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, रेडियो रिसीवर्स में इसको यूज किया जा सकता है। अब हमने क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ना है। किसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है, हार्टले ऑक्सीलेटर की। देखो, जैसे कि हमने जब पीछे ऑक्सीलेटर्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे जो ऑक्सीलेटर पढ़े थे, ऑक्सीलेटर्स के अंदर होता क्या है, ऑक्सीलेटर के अंदर यानी कि जो हमारा ऑक्सीलेटर है, हमने ये चीज़ पढ़ा तो ऑक्सीलेटर है वो हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक फर्स्ट वन क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा टैंक सर्किट, ठीक है। जो दूसरा होता है हमारा वो क्या होता है, फीडबैक सर्किट। और एक जो थर्ड वन होता है वो क्या होता है हमारा, एम्पलीफायर। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि ऑक्सीलेटर है वो किससे मिलके बना होता है, एक टैंक सर्किट होता है, एक फीडबैक सर्किट होता है, और एक क्या होता है हमारा, एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़नी। किसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, हार्टले ऑक्सीलेटर की। देखो यहाँ डायग्राम से हम इस चीज़ को पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, वो है हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर का। हार्टले ऑक्सीलेटर के डायग्राम के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे एक ये तो है हमारा आउटपुट सर्किट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमारा ये वाला इतना जो पोर्शन शो किया गया है ये क्या है, हमारा एम्पलीफायर है। अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास एक तो एम्पलीफायर होना चाहिए। और ये जो है ये क्या है हमारा, जिसमें एल और सी जुड़े हुए हैं, ये है हमारा टैंक सर्किट। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, एम्पलीफायर भी हमें पता चल गया। जो ये इतने पोर्शन है ये क्या है, एम्पलीफायर है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या है, हमारा टैंक सर्किट है। तो यहाँ पे फीडबैक कहाँ से आएगी, जो फीडबैक सर्किट है वो कौन सा है, जो ये L1 है ना, ये वाला जो सिस्टम है, जो ये यहाँ इसके साथ जो अटैच है ये वाला, ये किसकी तरह काम करता है, ये फीडबैक की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि हमारा एक फीडबैक सर्किट की तरह काम करता है। अब देखो यहाँ इस सर्किट के अंदर क्या है, हमारे पास एक तो R1 और एक R2। R1 और जो R2 रेजिस्टेंस है ये किसकी तरह काम करते हैं, ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करते हैं,
ठीक है। और यानी कि एक टाइम से ये किसको बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो एक जैसे ये जो आर ई है, आर ई क्या होती है, हर एक जो हमारा हर एक एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर का एक क्यू पॉइंट होता है, ठीक है। तो उस वो जो कोई भी एम्पलीफायर है उसका एक क्यू पॉइंट है। उस एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर बहुत अच्छे से काम तब करेगा जब उसका क्यू पॉइंट क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। यानी कि एम्पलीफायर को काम करने के लिए जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल होना चाहिए। तो R1 और R2 तो क्या काम करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो किसका काम करेंगे, बाय स्टेबलाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है। ये बाय स्टेबलाइजेशन का। और आर ई क्या है, वो क्यू पॉइंट को क्या करके रखेगा, स्टेबल करके रखेगा। और यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे जो सी ई है, सी क्या करते हैं, सी जो है हमारा वो डीसी को, जो कैपेसिटर होते हैं वो कैपेसिटर क्या करेंगे, डीसी को ब्लॉक करेंगे। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा। तो यानी कि जैसे ये C1 है, C2 है और ये CE है, ये जो है ये यहाँ से तो ये इनपुट वाले जो डीसी सिग्नल है उनको आगे नहीं आने देता, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि ये जो C2 है वो हमारे टैंक सर्किट के अंदर डीसी सिग्नल को नहीं जाने देता। ये यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे उनके डीसी सिग्नल को नहीं जाने देता, ठीक है। RFC क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक बोलते हैं। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी RFC क्या है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक। इसका काम क्या होता है, जो वो परमिट करती है किसका, एक इजी पाथ टू द डीसी करंट। यानी कि ये वाला जो है ना, देखो जैसे यहाँ पे ये VCC है, VCC कौन सी बैटरी है, डीसी बैटरी है। तो ये क्या करता है, डीसी जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो पास करने देगा, यानी कि डीसी सिग्नल को तो पास करने देता है। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन से होते हैं, AC सिग्नल, उन AC सिग्नल को ये पास नहीं करने देता, ठीक है। तो अब हम इसको जो डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखो जो अभी हमने बताया वो इसमें क्या लिख रखा है कि जो सर्किट डायग्राम, उस सर्किट डायग्राम में हमने कौन सा ट्रांजिस्टर ले रखा है, NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है। तो NPN जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर कैसे पता चलेगा, देखो इस डायग्राम के अंदर जो ये बताया गया है ये है NPN। ये क्या है, हमारा एमीटर है, ये बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। NPN में जो बेस है और ये जो एमीटर वाली एरो होती है वो बाहर की तरफ हो, यानी कि P से एरो है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, N की तरफ। तो ये एरो ऐसे है, तो यानी कि ये क्या होगा, बेस तो P होगा और ये क्या होगा, N होगा, और ये क्या है, हमारा N है। तो ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा, एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा, NPN है। इसके बाद इस सर्किट डायग्राम ऑफ जो सर्किट डायग्राम है हार्टली ऑक्सीलेटर का, NPN ट्रांजिस्टर है। फिर हमने क्या किया, जो इंडक्टेंस है ना L के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो L1 है और एक क्या है, L2 है। अच्छा, ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि भी R1, R2 और RE वो उसको स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। RFC एक रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक होती है जो डीसी सिग्नल को पास होने देगी और AC सिग्नल के लिए हाई इम्पिडेंस को परफॉर्म करती है। C1 और C2 क्या करते हैं, वो ब्लॉकिंग कैपेसिटर हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, C2 क्या करेगा, वो डीसी को पास नहीं करनी, ये चीज़ें भी हमने देखी। जो C2 को वो पास नहीं करने देगा टैंक सर्किट में, वो एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है। किसको एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है, कलेक्टर टैंक को, ठीक है। और C1 एक लो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और जो फीडबैक है वो यहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक जैसे हमने पिछले केस में पढ़ रखा है, वहाँ पे जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री का होता है या फिर कितने डिग्री का होता है, पॉजिटिव में 360 का। यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है ना वो शेयर किया जाएगा। कैसे फेज शिफ्ट, यहाँ पे जो शेयर होगा, ये जो है हमारा ये एम्पलीफायर 180 का फेज डिफरेंस तो ये देगा और 180 का फेज डिफरेंस ये देगा। तो ओवरऑल जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो कितने डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, 360 का। देखो कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ आता हमने इनपुट दें, जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ से इनपुट ये वाली है इनपुट दे, तो इससे हमें जो आउटपुट मिलेगी
वो कौन सी मिलेगी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। फिर ये इसकी आउटपुट है, फिर ये यहाँ जाएगी, यहाँ से जो हमें फिर आउटपुट मिलेगी वो 180 का फेज डिफरेंस होकर फिर मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होकर मिलता है, 360 का फेज डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी। वो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या था कि भाई जो हमारा टैंक सर्किट है उसमें एल इंडक्टर जो है वो L1 और L2 दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक L1 है और एक क्या है, L2 है। और इन जो L1 और L2 है वो दोनों किस में जोड़े गए हैं, हमारे सीरीज में जोड़े गए हैं। और वो किसके साथ पैरेलल है, दोनों के दोनों C के साथ पैरेलल है। तो किसकी तरह काम करता है, टैंक सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो L1 का ऊपर वाला एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टर के साथ। और L2 का जो नीचे वाला जो एंड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा एमीटर के साथ। ठीक है, अच्छा फिर L1 का नीचे वाला एंड है वो तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा बेस के साथ। और उसका ऊपर वाला एंड है वो C के थ्रू किसके साथ जुड़ा हुआ है, एमीटर के साथ। तो अब हमने क्या पढ़ना है, इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है। तो देखो वर्किंग के अंदर क्या होगा, जब हम वर्किंग के अंदर बिल्कुल सिंपल है, जब हम यहाँ से इस की को क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। जब हमने की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया तो डीसी सिग्नल आएंगे। वो जो डीसी सिग्नल आते हैं वो इसके थ्रू आएंगे यहाँ। जब यहाँ क्या होगा, करंट आ रहा है इसके अंदर करंट आ रहा है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्शन में आ जाएगा। स्टार्टिंग में करंट बढ़ेगा, यानी कि एमीटर करंट बढ़ेगा, एमीटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। कलेक्टर का करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्टर का करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो C2 के थ्रू वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वो वर्किंग है वो किसकी है, टैंक सर्किट वाली। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर चार्ज होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। जो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, मान लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमने टैंक सर्किट में पढ़ा था, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी, फिर क्या होगा, फिर वो किसकी फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि वो दोबारा से किसको चार्ज करेगी, कैपेसिटर को विद अपोजिट पोलैरिटी। तो ऐसे ही क्या करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या आगे क्या पढ़ना है, देखो व्हेन द की प्रेस कर दी तो कलेक्टर करंट राइज करना स्टार्ट कर देता है, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज करेगा L1 और L2 के थ्रू। हमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मिलेंगे। तो L1 अभी जैसे कि हमने बताया था, जो L1 है वो फीडबैक सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, और कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटर हमें अपीयर होंगे। और स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि भाई जो हमारा हार्मोनिक हार्टले ऑक्सीलेटर है वो किसकी तरह का, ये डिजायर फ्रीक्वेंसी के जो AC सिग्नल है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है डिजायर फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट L इक्विवेलेंट और C। L इक्विवेलेंट क्या है, L1 L2 और 2M। 2M क्या है, M क्या है हमारे पास यहाँ पे L1 और L2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इससे हमें जो भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस फ्रीक्वेंसी के हम सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, L1 L2 और C के ऊपर डिपेंड करता है।